So, a very warm welcome, my dear students. Welcome to Unit 1B of the Indian Contract Act 1872. 1A हमारा पिछले सेशन में कंप्लीट हो गया था. 1B which talks about offer, acceptance, communication of offer and acceptance, उसकी आज शुरुआत करेंगे. ठीक है, चलो. लेकिन जैसे हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले रिविजन और उसके बाद नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. So let us revise the classification of contract. हमने पिछले सेशन में सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, तो पूरा अब रिवाइज करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करेंगे. Let's discuss. Contracts are classified on the basis of validity, formation, and performance. On the basis of validity, they are classified as void contract, voidable contract, illegal, valid contract, and unenforceable contract. On the basis of formation, they are express contract, implied, tacit, quasi, and e-contracts. On the basis of performance, they are executed or executory also known as bilateral or unilateral contract. अब इस पे आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट थियोरी क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी. तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में बी क्लासिफाइड एज वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, और इन सबको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. डिपेंड्स ऑन द मार्क्स. अगर 1 मार्क का आया और ये टोटल 5 मार्क्स का आ गया, तो एक एक दो लाइन, एक दो सेंटेंस या दो सेंटेंस 2 4 6 8 10 सेंटेंसेस में आपका हो जाएगा आंसर. लेकिन अगर आपको ये 7 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है, 7 मार्क्स का आ जाता है, तो दो सेंटेंस के साथ साथ एक एग्जाम्पल दे दोगे तो चलेगा. अगर 7 मार्क्स का आता है तो आपका आंसर 2.5 पेजेस तक जाएगा. हाँ, तो इट इज ओके. 7 मार्क्स के लिए उतना जाता ही है. बहुत डिटेल में मत लिखना क्योंकि पेपर कंप्लीशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो वैसे तो मेरे हिसाब से दे विल नॉट आस्क, लेकिन अगर पूछेंगे भी ना तो वो मे बी दो, जैसे ना वॉइड और वॉइडेबल एक्सप्लेन करो, या वॉइड और इलीगल का डिफरेंस बताओ, या फिर फॉर्मेशन में एक्सप्लेन करो. बट आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ओके, so according to validity they are classified as void, voidable, illegal, valid, unenforceable. एक एक डिस्कस करते हैं. void मतलब क्या? सबसे पहले हमने void agreement पढ़ा था. void agreement means yes, it is void ab initio, void right from the beginning. agreement word है ना, मतलब यहाँ पर तो enforceability है ही नहीं. it is void right from the beginning. there is no enforceability over here. लेकिन अगर हम जस्ट वॉइड की बात करें, जस्ट वॉइड मतलब क्या होता है? द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड व्हेन एंटर्ड बट लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस अब वो एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इट बिकम्स वॉइड. दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड एग्रीमेंट. अगर जो बेनिफिट दिया हुआ है वो रिस्टोर हो जाएगा. सेक्शन 65, सेक्शन 64 भी रिस्टोरेशन की बात करता है बट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अग्रीव्ड पार्टी के पास दो ऑप्शन है, और ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी के पास है. aggrieved party has two options. First option, keep quiet, treat the contract as valid. अरे भाई जाने दो, जान तो बची, let me treat it as valid. Second option, go to the court, cancel the contract. Cancellation, repudiation, rescission, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम होता है. rescind, repudiate मतलब cancel, उसी का नाउन फॉर्म है. repudiation, rescission, cancellation. ठीक है, जो भी बेनिफिट मिला है वो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा. सेक्शन 64. कॉन्ट्रैक्ट्स जब तक कैंसिल नहीं हो जाते तब तक वैलिड रहेगा. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपने मन में जब भी आएगा तभी कैंसिल करो. नहीं, कैंसिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिसेंडेड विद इन अ रीजनेबल time. What is reasonable? We don't know. It is not defined in law. It depends on the facts and circumstances of the case. ये जो ऑप्शंस की मैं बात कर रही हूँ, that is available only and only to the aggrieved party. जो सामने वाली पार्टी है, जो कोवर्जन करती है, अंडर इन्फ्लुएंस करती है, उसके पास ये ऑप्शंस नहीं है. अभी तक हमने पढ़ा that in case the consent is obtained by coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation 18, contract is voidable.
मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, बायलैटरल मिस्टेक सेक्शन 20। वॉइडेबल के बाद इलीगल आएगा। इलीगल में जो कीवर्ड्स थे, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। लॉ फॉरबिड्स द कॉन्ट्रैक्ट टू बी मेड, इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ, मतलब इट इज अगेंस्ट लॉ। दिस इज वॉइड एब इनिशियो, यहाँ पर इलीगल है, इसीलिए आपको कुछ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, जैसे स्मगलिंग, ड्रग डीलिंग, किलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स, गैम्बलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर ऑल इलीगल। अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट, यस हमने डिस्कस किया था, अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो कोलैटरल पे वैसे तो कोई असर नहीं पड़ता, द कोलैटरल मे नॉट बी वॉइड, मतलब कभी वॉइड हो सकता है, कभी वैलिड भी रह सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लॉ मैथ्स के जैसा तो नहीं है जहां पर हम बोले नहीं ऐसा ही होगा, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस। लेकिन अगर मेन एग्रीमेंट इलीगल है, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो tainted with illegality, tainted with illegality। आपने एक बात नोटिस की, ये चीज मैं ओरली भी कर सकती थी और आपको समझ में भी आता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख के किया। रिवीजन आप भी ऐसे ही करोगे। रिवीजन मतलब सिर्फ ओरली हाँ ये ठीक है, ये आता है, ये आता है, वो रिवीजन नहीं होता है, बोलो उसके साथ साथ। जब ऐसा कोई टेबल मैंने लिखवाया है तो उसको लिख के रिवाइज करो, तब आपको लॉ याद होगा। ठीक है, ये हो गया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स हैं। यस, ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अनएनफोर्सिएबल मीन्स देखो वैसे तो ये वैलिड है, वैसे तो सारे असेंशियल एलिमेंट्स है, लेकिन वो एक असेंशियल एलिमेंट था ना लीगल फॉर्मेलिटीज वाला, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, अटेस्टेड, ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी थी वो मैंने फुलफिल नहीं की, तो फॉर द टाइम बीइंग इट इज अनएनफोर्सिएबल। लेकिन जैसे ही मैं वो टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव कर देती हूँ, इट बिकम्स एनफोर्सिएबल। जब भी आप रिविजन करने बैठो, हाँ मुझे पता है जो मैंने आपको ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, हिंदी में एक्सप्लेन किया, तो ये आपको ईजी लगता है, बट ऑलवेज ट्राई टू स्पीक आउट द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में रिविजन करो तो वो लर्न हो जाएगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्चुअली वैलिड, but it cannot be enforced because of some technical defect like absence in writing, registration, attestation, stamping. Such contracts are enforceable once the technical defect is removed. Okay? English में रिविजन करेंगे हम ताकि मुझे वो लर्न हो जाए। Express contract is one which is made in words, spoken or written. Both offer and acceptance is made in words, spoken or written. Implied contract, words are not used, it is made otherwise than in words. It is under, words are not used, okay, it is understood from the action of the parties, conduct of the parties, facts and circumstances of the case. Words are not used. This may be implied by fact or it may be implied by law. Okay, it may be implied by fact or it may be implied by law. Implied by fact means it is implied, it is understood from the conduct of the parties or circumstances of the case. Words are not used, it is understood from our conduct or action or facts and circumstances of the case. Tacit is a kind of implied by fact. It is a kind of contract implied by fact. Tacit means silence. It is inferred, it is understood from the silence action of the parties. In only two circumstances you will select the word tacit. जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑक्शन सेल या फिर विड्रॉइंग कैश बाय एटीएम का क्वेश्चन आएगा, ओनली देन you will select tacit. Implied by law is also known as quasi contract. Implied by law का मतलब क्या होता है? पार्टीज नेवर इंटेंडेड टू कॉन्ट्रैक्ट, उनका मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई इंटेंशन ही नहीं था, ये तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि लॉ बोलता है भाई तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पार्टीज नेवर intended to contract. Law implies that there is a contract.
Electronic contracts, also known as EDI contracts, cyber contracts, mouse click contracts. Executed contract, executed मतलब everything is over. मैंने गुड्स दे दिए, सामने वाली पार्टी ने पैसे भी दे दिए. बोथ द पार्टीज, okay, when both the parties have completely performed their obligation, then it is known as executed contract. Both the parties have fulfilled their obligations. It is known as executed contract. Nothing remains to be done. Nothing remains to be done. Executory का मतलब क्या होता है? Maybe one or both the parties have to still perform their obligation. मतलब दोनों में से किसी का तो काम करना बाकी है या दोनों का ही परफॉर्मेंस बाकी है. So executory मतलब where obligation is still pending either of one party or both the parties. This may be either unilateral or bilateral contract. Uni matlab one. It is a one-sided contract in which after formation, ये keyword है, फॉर्मेशन के बाद सिर्फ एक ही पार्टी की ऑब्लिगेशन पेंडिंग है. After formation, only one party has to perform the obligation. Other party has already performed either at और बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन पहले ही कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ एक ही पार्टी का काम करना बाकी है. लेकिन बायलैटरल में आफ्टर फॉर्मेशन बोथ हैव टू स्टिल परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन. ठीक है, यहां पर आपने, आई होप ये लिखा था अपने नोटबुक में. एग्जीक्यूटरी का मतलब होता है वन और बोथ द पार्टीज हैव टू स्टिल परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट या बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि नाउ वी विल ऑल्सो राइट वन चार्ट. इम्प्लाइड के ऊपर एक चार्ट है, वो लिखेंगे. तो चलो वो मैं आपको बता देती हूँ. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का हम चार्ट लिख देंगे. एक मिनट, मेरी दूसरी बुक में है वो. ये रहा. ये मैंने ऐसे ही एक चार्ट बनाया था, तो मुझे अच्छा लगा कि एक ही जगह पे सब कुछ आ जाएगा. पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लिख देना. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन 9 में कवर्ड है. सेक्शन 9 मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर फॉर एग्जाम. तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 9, वर्ड्स आर नॉट यूज्ड. इम्प्लाइड मतलब इम्प्लाइड बाय फैक्ट हो सकता है, इम्प्लाइड बाय लॉ भी हो सकता है. कॉन्ट्रैक्ट इज इनफर्ड. इनफर्ड का मतलब होता है अंडरस्टूड. यही वर्ड लिखना है आपको एग्जाम में. इनफर्ड इज अ वेरी गुड टर्म, लीगल टर्म है. इट इज इनफर्ड. इनफर्ड मतलब अंडरस्टूड, लेकिन आप इनफर्ड ही लिखोगे एग्जाम में. इट इज इनफर्ड फ्रॉम द एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. जैसे बस रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट, ये हमने पढ़ा था. implied by law मतलब क्या, they are also known as quasi contract. Quasi means it is just like a contract. Parties never intended to contract. Contract is imposed by law. जैसे A ने गलती से B के यहाँ पर गुड्स रख दिए इंस्टेड ऑफ C, तो अब आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको रिटर्न करने. अगर आप नहीं करते, आप यूज कर देते हो, तो लॉ बोलता है भाई तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया. कोई ऑफर नहीं था, कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन ही नहीं था, बट बिकॉज बी हैज यूज द गुड्स, ही हैज टू पे फॉर गुड्स. वी कैन नॉट अलाउ बी टू एंजॉय द गुड्स विदाउट पेइंग. वी कैन नॉट अलाउ बी टू एंजॉय एट द एक्सपेंस ऑफ ए. ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया भाई, तुमको पैसे तो देने पड़ेंगे. ये हम बाद में करेंगे जब फाइंडर के यहाँ पर आएंगे. ये अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है. टैसिट का मतलब क्या होता है. टैसिट मीन्स इट इज इनफर्ड फ्रॉम द
साइलेंस, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर, एटीएम, ये दो आएंगे तभी टैसिट होगा। ये मैंने आपको बताया था कि जो बिडर है वो ऑफर देता है और ऑक्शनियर हैमर स्ट्राइक करके एक्सेप्टेंस दिखाता है। इम्प्लाइड ऑफर और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के बाद इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। टैसिट इज नथिंग बट इम्प्लाइड बाय फैक्ट, ये कोई अलग से क्लासिफिकेशन थोड़ी ना है। दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट implied by fact। यस, चलो अब प्लीज ये लिख लो, अपने नोटबुक में लिखो, आई विल वेट फॉर यू। नोटबुक में हेडिंग देना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अभी। चलो लिखो। कंटिन्यू राइटिंग दिस एग्जाम्पल।
Done writing? Yes. After writing that, ये लिखो. Okay. ये लिखो. चलो डन. नेक्स्ट. अब सेक्शन की लिस्ट पे आ जाते हैं. मैं आपको स्टोरी दे देती हूँ कि आप ये सेक्शन नंबर, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर्स है ना, डेफिनेशन वाले, ये कैसे लर्न करोगे. अब आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो कि सेक्शंस लर्न कैसे करें. सेक्शन 2. अच्छा, अब आप आंसर्स कैसे लिखते हो अपने, जब थ्योरी पेपर रहता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ओसी हो गया, तो आंसर्स कैसे लिखते हो. आप सबसे पहले लिखोगे क्वेश्चन. यस, ये आपकी मार्जिन है. आप यहां पे लिखोगे क्वेश्चन 1. ओके, क्वेश्चन 1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसमें अगर मुझे कुछ पॉइंट्स बनाने हैं तो मैं लिखूंगी ए, बी, सी, डी. अगर डी में मुझे कुछ और पॉइंट्स बनाने हैं तो मैं लिखूंगी स्मॉल 1, 2. ऐसे लिखते हैं कि नहीं हम लोग. यस. तो लॉ भी तो ऐसे ही बना हुआ है ना. सबसे पहले आता है सेक्शन. उसी सेक्शन से कनेक्टेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो इस मेन सेक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही है, उसे बोलेंगे सबसेक्शन. ठीक है, तो ये सारे हो गए सबसेक्शंस. अब इस सबसेक्शन में मैंने 3 अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात की है, तो इसे हम बोलेंगे क्लॉज. क्लॉज है ना, जनरली इंडिपेंडेंट बातें करता है, मतलब अलग अलग पॉइंट्स बताता है. तो ये है क्लॉज. जैसे आप आंसर में भी 4-5 अलग पॉइंट्स लेते हो, जैसे पॉल्यूशन के ऊपर अगर आ गया कि पॉल्यूशन कितने टाइप की होती है, तो आप बोलोगे कि पॉल्यूशन जो है ना, वो एयर पॉल्यूशन होती है, वाटर पॉल्यूशन होती है,
एंड और कौन सी पोल्यूशन होती है, साउंड पोल्यूशन होती है, ठीक है। अब अगर आपको साउंड पोल्यूशन में, मैं इसको यहाँ पे ये लिख देती हूँ, साउंड इधर ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, साउंड पोल्यूशन होती है, तो ये सारे पोल्यूशंस हैं। अब साउंड पोल्यूशन के बारे में आपको 4-5 पॉइंट्स लिखनी है। तो आप बोलोगे कि साउंड पोल्यूशन लाउड स्पीकर से होता है, लेकिन साउंड पोल्यूशन ट्रेन का भी हो सकता है, मशीन का भी हो सकता है। अब ये तो सब अलग-अलग तरीके के साउंड पोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है। लाउड स्पीकर से जो पोल्यूशन होता है और जो ट्रेन की आवाज से होता है, जो मशीन की आवाज से होता है, ये तो सब अलग-अलग एक्सप्लेनेशंस है ना, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट थोड़ी ना है। आते सब साउंड पोल्यूशन में ही है, लेकिन वो अलग-अलग पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है ना कि मैं ट्रेन की पोल्यूशन के जो आवाज़ आती है उसके बारे में 4-5 पॉइंट्स लिख रही हूँ, नहीं, मैं तो अलग-अलग तरीके के साउंड पोल्यूशन बता रही हूँ। एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है। देन दे आर नोन एज़ क्लॉज़ेज़। क्लॉज़ेज़ जनरली इंडिपेंडेंट बातें करते हैं। होता वो सबसेक्शन के अंदर ही है। यस? तो इसे बोलते हैं क्लॉज़। ठीक है? अब ऐसा होता है कि य ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये सेक्शन होता है, फिर उसके अंदर सबसेक्शंस होते हैं और सबसेक्शन के अंदर आप कुछ बात कर रहे हो तो वो क्लॉज़ होता है। मैम क्लॉज़ के अंदर भी कुछ बात करेंगे तो उसे पार्ट बोलते हैं, फिर सब पार्ट आता है, मतलब आप अंदर, अंदर, अंदर जा सकते हो। अब कन्फ्यूज़न कहाँ पर आती है पता है स्टूडेंट्स को? कई बार एक्ट में सेक्शन तो लिखा होता है, उसके बाद सबसेक्शन आता है, यहाँ तक तो ठीक है, और फिर क्लॉज़ आता है, ठीक है? कन्फ्यूज़न तब होती है जब सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्लॉज़ आ जाता है, ओके? सो जनरली क्या होता है कि सेक्शन लिखा जाएगा, उसके बाद सबसेक्शन, उसके बाद क्लॉज़ और फिर सेक्शन, कभी-कभार डायरेक्टली क्लॉज़ आ जाता है, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि कौन-सा सबसेक्शन है या कौन-सा क्लॉज़ है, हमको कैसे समझ में आएगा? सेक्शन 2 की अगर हम बात करें जो डेफिनिशंस बोलता है, अब हर डेफिनेशन यूनिक है, अलग वर्ड बता रही है। क्योंकि सब कुछ इंडिपेंडेंट है, तो उसके बाद जनरली जो आता है उसे आप क्लॉज़ बोलते हो। मैम आप फिर से जनरली बोल रहे हो। लॉ है, मैं ये नहीं बोल सकती हमेशा क्लॉज़ ही आएगा। एलएलपी में सेक्शन, सबसेक्शन फिर क्लॉज़ ऐसे डेफिनिशंस लिखी हुई हैं। तो मैं कभी भी जनरली नहीं बोलती, मैं बोलती नहीं मोस्टली ऐसे ही होता है। ठीक है? तो सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्लॉज़ कब आएगा? जब हर प्रोविज़न इंडिपेंडेंट होगी। तो मैम फिर सबसेक्शन कब आएगा? जब कुछ डिपेंडेंसी दिखानी है ना, तो सेक्शन के बाद सबसेक्शन आएगा कि ये जो मेन टाइटल है उसी के अंदर ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर उस सेक्शन जैसे डेफिनेशन वाले सेक्शन में कोई कनेक्शन ही नहीं है, हर वर्ड अलग ही डेफिनेशन है, तो फिर उसके बाद डायरेक्टली आ जाता है क्लॉज़। उसके बाद आएगा क्लॉज़, ठीक है? चलो। आपको फाउंडेशन लेवल में इतना सब कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैम अगले साल इंटर में तो ये सब आएगा, फिर हमें कैसे समझेगा? वहाँ पर आपके जो आईसीएआई मटीरियल है और मेरा भी मटीरियल है, वहाँ पर हम लोग प्रॉपर्ली मेंशन करते हैं कि ये सबसेक्शन है या फिर ये क्लॉज़ है, लिखा रहता है वहाँ पर, ठीक है? तो कंक्लूजन क्या है? पहले सेक्शन आता है, उसी से कनेक्टेड बातें हो रही हैं तो सबसेक्शन आता है। सबसेक्शन के अंदर मुझे कुछ पॉइंट्स लिस्ट करनी है तो क्लॉज़ आता है। तो सेक्शन, सबसेक्शन एंड क्लॉज़। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्लॉज़ आ जाता है। दैट हैपेंस बिकॉज़ ये इंडिपेंडेंट बातें हो रही हैं, कुछ डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो क्योंकि सब इंडिपेंडेंट चल रहा है इसीलिए हम डायरेक्टली क्लॉज़ पे आ जाते हैं। अच्छा मैम ये तो समझ में आ गया। लेकिन कई बार हमने देखा है कि क्लॉज़ ए, बी, सी ऐसे लिखा जाता है जैसे सेक्शन 2 ओके सेक्शन 2 क्लॉज़ ए, क्लॉज़ बी, क्लॉज़ सी कई बार ऐसा लिखा रहता है। लेकिन मैम हमने ये भी देखा है सेक्शन 2 के बाद
क्लॉज ABC नहीं 1 2 3 लिखा होता है। ऐसा क्यों? ABC कब यूज करते हैं और 1 2 3 हम कब यूज करेंगे? जब 26 से कम क्लॉजेस हैं। जैसे डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अगर 26 से कम है तो ABC लिखो, क्योंकि अल्फाबेट में सिर्फ 26 लेटर्स ही है ना, वो खत्म हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी तो डेफिनेशंस 26 से ज्यादा होने वाली है, तो 1 2 3 ले लो। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ABC लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत कम डेफिनेशंस है सेक्शन 2 में। लेकिन कंपनीज एक्ट अगर हम देखेंगे ना, तो कंपनीज एक्ट में 99 डेफिनेशंस है, तो वहां पर तो 26 लेटर्स खत्म हो जाएंगे, A to Z खत्म। बाकी का क्या करेंगे? इसीलिए वहां पर हम क्लॉज में ABC ना लिखते हुए 1 2 3 लिखते हैं। ठीक है, तो कभी कभार आपको क्लॉज में ABC दिखाई देगा और कई बार क्लॉज में 1 2 3 दिखाई देगा। तो क्लॉज में ऐसा क्यों? तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। ओके, ये सब कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, ये बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको ये सही तरीका तो पता होना चाहिए ना कि लॉ रीड कैसे किया जाता है। ओके, अब स्टोरी पे आ जाते हैं। ये रहा सेक्शन 2। लेकिन हर डेफिनेशन अलग है, यूनिक है, इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इसीलिए सेक्शन के बाद, ये सेक्शन के बाद आ जाएगा क्लॉज। अगर कुछ डिपेंडेंसी होती तो मैं सब सेक्शन ले आती। ठीक है, तो सेक्शन 2 के बाद आता है यहां पर क्लॉज। डेफिनेशंस में ऐसे ही होता है। अब मैम स्टोरी बताने वाले थे आप। यस, अब क्लॉज 2A ऑफर को डिफाइन करता है। तो क्या क्या है इसकी डेफिनेशन? ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आप एग्री करते हो कि नहीं? ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए 2A में डिफाइंड है। अब यहां पर लिखो 2A। A क्यों? एज ऑफर लिखो मेरे साथ, एज ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैंने आपको ऑफर दिया, फिर आप क्या करोगे? मैम एक्सेप्ट कर लेंगे ना। तो इसीलिए एक्सेप्टेंस 2B में आता है। प्रॉमिस को भी 2B में ही डिफाइन किया गया है एज एक्सेप्टेंस कम्स आफ्टर ऑफर। लॉजिक है कि नहीं? लॉजिक है कि नहीं कि ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए 2A में आता है। ऑफर के बाद ही आप एक्सेप्ट करोगे तो 2B आ गया। यस, अब मैंने बताया ना आपको, प्रॉमिस को भी 2B में ही डिफाइन किया गया। मैम ऐसे क्यों? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, है कि नहीं? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो प्रपोजल, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गया। इसीलिए 2C डिफाइन करता है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ठीक है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, अरे एक प्रपोजल था, वो एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गई, तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी को डिफाइन करेंगे कि नहीं? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, तो प्रॉमिसर कौन है, प्रॉमिसी कौन है? ये 2C में आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा था? एग्रीमेंट बनाने के लिए ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, साथ में कंसिडरेशन भी चाहिए। यस और नो, है ना? 3 एलिमेंट थे ना एग्रीमेंट के, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। तो पहले ऑफर डिफाइन हुआ, फिर एक्सेप्टेंस डिफाइन हुआ, प्रॉमिस बन गया, फिर प्रॉमिसर प्रॉमिसी डिफाइन हुए, कंसिडरेशन भी तो आएगा ना।
कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न, देना लेना, देना लेना। यस, तो डी मतलब, डी में क्या आएगा? देना लेना, दैट इज कंसिडरेशन। डी देना लेना, देना लेना, ऐसे याद रखो। यस, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। उसका मतलब होता है देना लेना, डी डी, टू डी। अरे एग्रीमेंट बन गई, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन भी आ गया, एग्रीमेंट बन गई। ई ई ई, ये देखो ई, और यहां पर भी डबल ई है। एग्रीमेंट क्या होती है? ऑफर था, एक्सेप्टेंस भी आ गया, कंसिडरेशन भी आ गया। यस, इस एग्रीमेंट में क्या हुआ? मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं मेरा घर दूंगी, आपने प्रॉमिस किया कि आप मुझे पैसे दोगे। दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं ना, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यस, बोथ पार्टीज आर गिविंग promises टू ईच अदर। यही तो होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मैंने प्रॉमिस दिया, मुझे प्रॉमिस मिला। पूरा लॉजिकल फ्लो है। वापस करेंगे। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए। ऑफर के बाद क्या आता है? एक्सेप्टेंस। प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गया। 2C क्या डिफाइन करता है? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, कंसिडरेशन भी तो चाहिए ना, देना लेना, 2D। अरे ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट बन गई, एग्रीमेंट, ई डबल ई तो 2E। क्या हुआ इस एग्रीमेंट में? बोथ द पार्टीज आर मेकिंग promises to each other, reciprocal promise, section 2 clause F। ठीक है, 2 clause F। लॉ बोलता है कि अगर कंसीडरेशन नहीं है या फिर पार्टीज ने सही तरीके से प्रॉमिस नहीं किया, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं बनेगा ना मैम, ये तो गया, ये तो गया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये तो गया। क्यों? कंसीडरेशन तो है ही नहीं, प्रॉपर ऑफर दिया ही नहीं, प्रॉपर एक्सेप्टेंस हुई ही नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ये तो गया। यस, तो लॉ क्या बोलता है कि अगर एनफोर्सिएबिलिटी, वो भी तो चाहिए ना। ऑफर तो है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन भी है, अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं हुई ना, अगर एनफोर्सिबिलिटी नहीं हुई तो ये तो गया। एनफोर्सिबिलिटी नहीं हुई, इफ देर इज नो एनफोर्सिबिलिटी, नहीं है, नहीं है, ये तो गया। इंग्लिश में लिखती हूँ, जी है ना, ये तो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज वॉइड। ये वॉइड अब इनिशियो की बात कर रहे हैं, शुरू से ही वॉइड है ये किसकी बात कर रहे हैं? वॉइड एब इनिशियो। यार ये तो गया, वॉइड एब इनिशियो हो गया। लेकिन अगर इन सब में आप एनफोर्सिबिलिटी डाल देते हो, तो हाँ, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, हाँ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। हाँ, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, है ना एसेंशियल एलिमेंट्स। यस, तो अगर मैंने इसमें एनफोर्सिएबिलिटी डाल दी तो हाँ, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
एनफोर्सिबिलिटी है ना? हाँ, बनेगा ना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर अग्रीव्ड पार्टी डिसाइड करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रखना है या कैंसिल करना है। अग्रीव पार्टी, आई विल डिसाइड, मैं डिसाइड करूंगी, आई विल डिसाइड कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, आई विल डिसाइड। ठीक है, तो इसीलिए वॉइडेबल आई में आएगा। आई मतलब अग्रीव्ड पार्टी। will decide whether contract is valid or not. Aggrieved party, I will decide whether this contract is valid or not. To I, voidable contract. Void क्या होता है? ये बात कर रहे हैं just void की। just void मतलब contract was valid when entered. लेकिन later ये void हो जाता है, void हो जाता है, void हो जाता, जे लेटर ये void हो जाता है, जे टू जे, यस टू जे हो जाता है, void हो जाता है। तो इस तरीके से फनी तरीका है, लेकिन पर याद तो हो जाएगा ना सब, लिख लो। ओके, चलो रिवीजन करें अब। Offer is the starting point of contract. That is why it is defined under section 2 clause A. एक बार ऑफर दे दिया, नेक्स्ट स्टेप उसका एक्सेप्टेंस होता है। Acceptance is defined under section 2 clause B. A proposal when accepted becomes a promise. इसीलिए टू सी प्रोमिसर और प्रोमिसी को डिफाइन करता है। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन भी तो चाहिए ना, देना लेना, टू डी। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, ये बन गया एक एग्रीमेंट, टू ई। क्या होता है एग्रीमेंट में? मैंने प्रॉमिस दिया, सामने वाले ने भी प्रॉमिस दिया, दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस दिया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, टू एफ। अरे अगर इसमें एनफोर्सिबिलिटी नहीं ऐड की ना, तो ये एग्रीमेंट ही रह जाएगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ये तो गया। टू जी डिफाइंस void ab initio, it is not enforceable by law, it is void। लेकिन अगर मैं एनफोर्सेबिलिटी डाल दूं इसमें, तो हाँ बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, टू एच, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आई विल डिसाइड कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, बाद में वो वॉइड हो जाता है, टू जे बोलता है दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैम इसको कैसे याद रखें? देखो वॉइड एब इनिशियो मतलब पहले से ही वॉइड, लेकिन अगर असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा।
कॉन्ट्रैक्ट बन गया फिर वॉइड हो गया ना, तो पहले तो वैलिड था फिर वॉइड हो गया, इसीलिए ये लास्ट में आता है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन अगर बाद में जाकर वो वॉइड हो जाता है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा ना, इसीलिए ये लास्ट में आता है, ठीक है। तो पहले वैलिड, फिर वॉइडेबल, और फिर बाद में जस्ट वॉइड। तो ये फनी तरीके से आप स्टोरी को लर्न कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। Let us now discuss each element in detail. अब यूनिट 1A में क्या था? देखो 1A जो है ना, वो आपको असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता रहा था कि दो पार्टीज होने चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वहां पे ना हमने असेंशियल एलिमेंट्स को लाइक ब्रीफली पढ़ा था, हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब हम हर एक असेंशियल एलिमेंट डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दैट्स द फर्स्ट एलिमेंट ना, दो पार्टीज तो होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफर क्या होता है, उसको ऑफर को और क्या बोलते हैं हम? ऑफर को हम बोलते हैं प्रपोजल। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए इसको डिफाइन किस में करते हैं बताओ जल्दी, किस में डिफाइन करते हैं ऑफर को? ऑफर स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ डिफाइन करते हैं, कैसे लिखेंगे बताओ, चलो लिख के बताओ। कैसे लिखेंगे बताओ? यस परफेक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज ए, अगर आपका चैट बॉक्स नहीं चल रहा है व्हाट्सएप पे लिखो, ठीक है। ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए। ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल, ये सब हमने पहले ही कर लिया था। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर तो होना ही चाहिए ना। कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन अ लॉफुल ऑफर इज मेड बाय वन पार्टी एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा। अब जो पर्सन ऑफर देता है उसे हम बोलते हैं ऑफरर या फिर प्रॉमिसर। मैम प्रॉमिसर क्यों आएगा? क्योंकि प्रॉमिस की डेफिनेशन में क्या था? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जो ऑफर देता है वो प्रॉमिसर बनेगा ना, यस और नो? तो लॉ बोलता है जो ऑफर देता है उसे हम बोलेंगे ऑफरर या फिर प्रॉमिसर। वो प्रॉमिस कर रहा है ना कि मैं तुमको अपना मोबाइल बेचूंगा। जिसे ये ऑफर दिया गया है उसे हम बोलते हैं ऑफरी। मैम एक मिनट, ऑफरर है या प्रॉमिसर? तो यहां पर आपने ऑफरी के साथ प्रॉमिसी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो प्रॉमिसी तब कहलाएगा जब वो अपना एक्सेप्टेंस दे देगा। तो बी ने एग्री किया कि हाँ हाँ आई विल बाय द मोबाइल, जब वो अपना एक्सेप्टेंस दे देगी ना तब हम उसे बोलेंगे एक्सेप्टर या फिर प्रॉमिसी। जब हमने ऑफर दिया तो वो ऑफर ही है, अब उसको ऑफर देके हमने छोड़ दिया, वो ऑफर ही है। जब वो एक्सेप्ट कर लेगी ऑफर तब उसका नाम हो जाएगा एक्सेप्टर या फिर प्रॉमिसी, ठीक है, ये आप याद रखना। द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज नोन एज ऑफरर या फिर
promiser. The person to whom the offer is made is known as offeree. अब तक promisee नहीं है, promisee कब बनेगा वो? The person accepting the offer, okay, only after acceptance. The person accepting the offer is called promisee or acceptor. तो एक बार आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तब हम आपको एक्सेप्टर या प्रोमिसी बोलेंगे, तब प्रॉमिस बन गया ना. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, मतलब एक्सेप्टेंस के बाद वो प्रॉमिस बनेगा. तो आपको एक्सेप्टेंस के बाद ही हम प्रोमिसी बोलेंगे ना. तो अ पर्सन हु मेक्स द ऑफर is the offerer or promiser. Person to whom the offer is made is the offeree. The person after acceptance is known as acceptor or promisee. ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम में आता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए आपको. चलो ऑफर को डिटेल में पढ़ लेते हैं. यस, सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइंस ऑफर. अब ये तो डेफिनेशन है, मैं आपको ब्रेक भी करूंगी डेफिनेशन, लेकिन क्या है ना, एक फोटो रहती है ना तो वो ध्यान में रहता है ना. चलो पहले एज इट इज पढ़ेंगे, फिर उसको ब्रेक करके एक एक पार्ट को समझेंगे. व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of the other, he is said to have made a proposal. Proposal is also known as offer. ठीक है, चलो अब इसको ब्रेक करके समझते हैं. मैंने आपको फ्रंट स्लैश इसीलिए करवाया कि वो हमारे ब्रेक्स हैं. जब आप लर्न करोगे, बोलोगे ना, तो इस तरीके से आपको बोलना है. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing anything, not to do something. क्यों कर रहे हैं ये सब? With a view to obtain the assent. Assent मतलब consent of the other person. Then he is said to have made a proposal. अच्छा, इसको ब्रेक करके समझेंगे. चलो, when one person signifies का मीनिंग लिखो, communicates. या फिर makes it known. Communicates. When one person communicates to another, one person is communicating with another. हाँ, यही तो हमने पढ़ा था. I cannot give offer to myself. I will give offer to the other person. No? When one person signifies to another, मतलब communicates to the other person. क्या communicate कर रहा है मैम, और कैसे कर रहा है? He communicates his willingness, मतलब मेरी ये फाइनल मर्जी है. ये मेरी मर्जी है, फाइनल मर्जी है. मैम कम्युनिकेशन कैसे होता है? आप वर्ड से कर सकते हो, ओरल या राइटिंग में. आप वर्ड्स में कर सकते हो, ओरल और रिटन. या फिर एक्शन से भी कर सकते हो, कंडक्ट से भी कर सकते हो. कंडक्ट से ऑफर कैसे होगा मैम? वो बस वाला एग्जांपल याद है? बस इज रनिंग ऑन अ फिक्स्ड रूट. फिक्स्ड रूट पे बस चल रही है, दैट्स ऑफर. मैं तो जा रही हूँ, तुमको आना, बैठ जाओ. वो ऑफर है ना. वर्ड्स कहाँ यूज हुए? वो भी तो कम्युनिकेशन हुआ ना. व्हेन वन पर्सन communicates, signifies to another his willingness, भाई ये मेरी फाइनल मर्जी है. ओके, to do, this is the positive aspect of offer. और abstain, abstain का मतलब होता है not to do something. This is the negative aspect of offer.
When one person signifies to another his willingness, देखो ये मेरी फाइनल मर्जी है, either to do or abstain from doing anything, मतलब not to do something. क्यों कर रहे हैं हम ये सब? मैं सामने वाली पार्टी को ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ? टाइम पास के लिए नहीं बता रही। मेरा ऑफर देने का इंटेंशन है कि सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करके अपना असेंट मतलब कंसेंट दे दे। तो मैं चाहती हूं कि सामने वाली पार्टी अपना असेंट या फिर कंसेंट दे दे, इसीलिए मैं ऑफर दे रही हूं ना। देन दैट इज नोन एज अ प्रपोजल, दैट इज नोन एज एन ऑफर। ठीक है, चलो लर्न करते हैं इसे। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए, ओके, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the consent of the other person, then he is said to have made a proposal. मैंने इसको ब्रेक करके नीचे दिया है, देखो। When one person signifies to another, signifies मतलब communicates his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other person, he is said to have made a proposal. 2-3 बार बोल के इसको लर्न करेंगे। When one person signifies to another his willingness to do or not to do something with a view to obtaining the assent of the other person, then he is said to have made a proposal. When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other person, he is said to have made a proposal. अब बिना देखे ये बोलो, बोलो मेरे साथ, जोर जोर से बोलो। Section 2 clause A, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other person, he is said to have made a proposal. ठीक है, लर्न हो गया अभी। चलो, ये जो डेफिनेशन है ना स्टूडेंट्स, इसी से हमें ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स भी पता चलते हैं कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट किया कि देख, मैं फाइनल सोच के आया हूं कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। मैं फाइनल सोच के आया हूं, तू एग्री करता है क्या? तो मैं ऑफर दे रही हूं उस इंटेंशन से कि सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करे। दिस इज एन ऑफर। तो ऑफर में सबसे पहले कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? इट हैज द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, 2 पार्टीज होनी चाहिए। It must be made by one person to another. A person cannot make an offer to himself. मैं खुद को थोड़ी ना ऑफर दे सकती हूँ। तो 2 लोग चाहिए ना, एक जो ऑफर देता है और दूसरा पर्सन जिसे ऑफर दिया गया है। जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं? जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ, जल्दी बताओ। और जिसे ऑफर दिया गया है उसे क्या बोलते हैं? मैं आपको इसीलिए लिखवा रही हूँ कि स्पेलिंग्स आप इसीलिए चैट बॉक्स में लिख के भेजो ताकि स्पेलिंग लर्न हो जाए हमें। A person must give offer to another person. I cannot give the offer to myself. जैसे यहाँ पर X खुद को ही लेटर लिखता है, I wish to buy my car. Okay, I will buy my own car. ये तो ऑफर ही नहीं है ना। The person who gives the offer, yes, correct, he is known as the offerer. और जिसे हम ऑफर देते हैं वो है ऑफरी। ठीक है ना, I cannot give the offer to myself ना, मैं खुद को ऑफर नहीं दे सकती ना।
2 पर्सन्स चाहिए। तो देयर व्हेन वन पर्सन, ओके, वन पर्सन कम्युनिकेट्स टू दी अदर, कम्युनिकेशन होगा वर्ड से, एक्शन से, टू दी अदर, वी नीड 2 पर्सन्स। क्या कम्युनिकेट कर रहा है? हिज विलिंगनेस, देखो मैं फाइनली सोच के आई हूं कि मुझे ये घर बेचना है, ठीक है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything, abstain मतलब not to do something, then he is said to have made a proposal. तो offer includes both to do मतलब positive offer, abstain मतलब not to do something, this is the negative aspect of offer. So yes, the definition includes both positive as well as negative offer. जैसे ये एग्जाम्पल में एक्स वाई को बोलता है कि क्या तू मेरी कार खरीदेगा, टू डू समथिंग, दिस इज अ पॉजिटिव ऑफर, ठीक है। टू डू समथिंग, दिस इज अ पॉजिटिव ऑफर। लेकिन एक्स अगर वाई को बोलता है देख बहुत दिन हो गए तूने अब तक मेरे पैसे लौटाए नहीं हैं, मैं तेरे पे केस कर दूंगा। वाई बोलता है नहीं यार प्लीज मेरे पे केस मत कर। एक्स बोलता है चल ठीक है मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, आई विल नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट यू इफ यू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन 2 days। 2 दिन में पैसे देगा तो केस नहीं करूंगा वरना मैं केस कर दूंगा। हाँ मैं तेरे को 2 दिन में पैसे दे दूंगा। Not to do something, not to file a case, this is the negative aspect of offer. This is the negative aspect of offer. Not to do something, I will not file a case against you if you pay the amount in 2 days. मैम एक और एग्जाम्पल चाहिए ऑफ नॉट टू डू समथिंग, नेगेटिव ऑफर का एक और एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है चलो देख लेते हैं। फादर को अपनी बेटी की शादी करानी थी, फादर wanted टू गेट हिज डॉटर मैरिड, ठीक है डॉटर की मैरिज करवानी थी। अब आपको पता है ना मैरिज में बहुत पैसे लगते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो फादर क्या सोचते हैं कि मैं मेरा लैंड सेल करके पैसे ले लूंगा। लेकिन उनका बेटा आता है और उनको बोलता है नहीं नहीं डैड आप लैंड सेल मत करो मैं आपको पैसे दे दूंगा। Son tells the father not to sell the land, मैं आपको पैसे दूंगा। फादर एग्री कर लेता है। तो सन टेल्स द फादर, फादर डोंट सेल द लैंड, मैं आपको पैसे दूंगा। तो वो ऑफर दे रहा है ना आप मत बेचो लैंड। तो वो क्या ऑफर करता है, डैड अगर आप लैंड नहीं बेचोगे ना तो मैं पैसे देता हूं। फादर doesn't sell the land. Not to do something is the negative aspect of offer. तो son tells the father not to sell the land, वो ऑफर देता है। फादर बोलते ठीक है नहीं बेचूंगा। So in this case not to do something is the negative aspect of offer. तो ये भी एक एग्जाम्पल है। So offer includes both positive as well as negative offer. फिर एक और एलिमेंट क्या है, ऑफर मस्ट बी मेड विद व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट मतलब कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन। मैं टाइम पास के लिए ऑफर नहीं दे रही हूं, मैं चाहती हूं कि सामने वाली पार्टी मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ले। मैं टाइम पास के लिए नहीं दे रही हूं, मैं सिर्फ अपना इंटेंशन नहीं दिखा रही हूं कि हाँ मैं सोच रही हूं कि मैं मेरा घर बेच दूं। मैं ऐसे नहीं बोल रही मैं सोच रही हूं कि मैं कार खरीद लूं, मैं ऐसे सोच नहीं रही, मैं अपनी इंटेंशन नहीं दिखा रही। मैं आपको बोल रही हूँ आपको खरीदनी है क्या मेरी कार, आपको मेरा घर खरीदना है क्या। मैं एक पॉजिटिव ऑफर दे रही हूँ ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर लो।
आई एम मेकिंग द ऑफर विद अ व्यू मतलब इंटेंशन, मैं इस इंटेंशन से आपको ऑफर दे रही हूं ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। आई एम मेकिंग इट विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन। आई एम नॉट जस्ट डिस्क्लोजिंग माई इंटेंशन, आई विश टू गेट मैरिड बाय द एंड ऑफ द ईयर। मैं वो नहीं बोल रही, मैं आपको बोल रही डू यू वांट टू मैरी मी। आप फर्क समझ रहे हो ना। I'm not making just a statement. I'm not just disclosing my intention. I am actually making an offer which you can accept. अच्छा, अभी आप बताओ कि ये एक वैलिड ऑफर है या नहीं है। एक्स वाई का नेबर है। एक दिन वो उसको शाम शाम को ना ऐसे ही ड्रिंक्स पे बुलाता है और वो मजाक में बोलता है, अरे तू इतना अच्छा नेबर है ना कि मैं तुझे मेरा फ्लैट 5 लाख में ही दे दूंगा। थोड़ा सा नशे में था तो एक्स वाई को ऐसे ही मतलब मजाक में और ऐसे नशे की हालत में बोलते हैं, अरे तू इतना अच्छा नेबर है ना कि मैं मेरा घर तुझे 5 लाख में ही दे दूंगा। वाई को भी पता है ये सेंसेस में नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है, इमोशनली बोल रहा है। हाँ हाँ मैं भी ले लूंगा, चल मैं ले लूंगा। अब आप मुझे बताओ, क्या ये एक वैलिड ऑफर है? क्या ये एक वैलिड ऑफर है? ऑफर नहीं है ना ये। क्यों नहीं है? हाँ वो एक ड्रंकन स्टेट में था, वो अनसाउंड माइंड का है, वो तो एक रीजन है ही, लेकिन इट वॉज नॉट मेड विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। वो तो तू मेरा इतना अच्छा नेबर है मैं तो 5 लाख में ही घर दे दूंगा। वो सिर्फ एक इंटेंशन डिस्क्लोज कर रहा था ना, वो ऑफर तो नहीं था क्या तू खरीदेगा। यस, ऐसा कुछ इंटेंशन ही नहीं था उसका, मजाक में ही बोल रहा था वो। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, नो। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट mere expression of willingness। अब expression of willingness का क्या मीनिंग होता है? To express my willingness मतलब to express my wish या फिर desire। मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी? मैं या तो आपको लेटर लिख सकती हूँ, या मैं आपको ईमेल लिख सकती हूँ, या मैं फेस टू फेस आपको बता सकती हूँ कि भाई मुझे मेरा घर बेचना है, या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, या फिर मैं अपने कंडक्ट से बता सकती हूँ। इस तरीके से मैं अपनी विश या अपना डिजायर एक्सप्रेस करूंगी। ठीक है। सो एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस तो ऊपर जो हमने पढ़ा था ना, आपका डाउट आया है कि मैम ये एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस क्या होता है। हिज विलिंगनेस, हिज विलिंगनेस मतलब मैंने मेरी मर्जी बताई है टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अच्छा, यहां पर भी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस था। देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। एक्सप्रेशन मतलब क्या? मैं वो एक्सप्लेनेशन ना यहां पर डाल देती हूँ। एक्सप्रेशन मतलब मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? मैं आपको लेटर लिख सकती हूँ, मैं ईमेल कर सकती हूँ, मैं फेस टू फेस आपको अपनी मर्जी बता सकती हूँ कि मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं कॉल करके आपको बता सकती हूँ टेलीफोन पे, या मैं अपने कंडक्ट से बता सकती हूँ। ठीक है। विलिंगनेस का मतलब होता है विश या फिर डिजायर। मैं अपनी मर्जी बता रही हूँ टू डू और नॉट टू डू समथिंग। क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? क्या आपका डाउट क्लियर हुआ अभी? ओके ग्रेट। ओके, तो इस तरीके से मैं अपनी मर्जी बता रही हूं। लेकिन मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, मैम मियर एक्सप्रेशन क्या होता है? मियर एक्सप्रेशन मतलब मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रही हूं, वो कोई ऑफर नहीं है, क्योंकि मेरा आपका
कंसेंट लेने का कोई इंटेंशन ही नहीं दिख रहा. सो mere expression is not an offer. mere expression मतलब this is just a statement. ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, नॉट ऑफर. ये ऑफर है ही नहीं, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल के छोड़ दिया मैंने, वो ऑफर थोड़ी ना होता है. देखो, X tells Y, I wish to get married by the end of the year. मेरी मर्जी है कि मेरी शादी हो जाए. क्या उसने पूछा विल यू मैरी मी? नहीं, ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल दी उसने, ये ऑफर थोड़ी ना है. दिस इज नॉट एन ऑफर. Why this is not an offer? Because it was not made with the intention of obtaining the assent. Assent मतलब consent of the other person. मैंने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट बोली है. एक और एग्जाम्पल, एक्स मुंबई का एक ब्रोकर है, वो दिल्ली के एक मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन को लिखता है, अगर हमने बिजनेस किया तो ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. अगर मैंने बिजनेस किया तो ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. अब आप मुझे बताओ, ये मत देखो, आप मुझे बताओ कि उसने लेटर लिखा कि ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या ये ऑफर है या फिर ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि बिजनेस करेंगे तो ये टर्म्स हैं? आप बताओ, क्या ये ऑफर है कि ये एक मियर स्टेटमेंट है? बताओ. क्या ये ऑफर है या सिर्फ एक स्टेटमेंट है? वेरी गुड, ऑफर तो नहीं है. करेक्ट, यस. तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है ना कि अगर, यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. इट्स जस्ट अ मियर स्टेटमेंट. ये ऑफर नहीं है. इट्स नॉट एन ऑफर. दिस इज जस्ट अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन. इट्स नॉट एन ऑफर. क्या उसने बोला चल हम लोग साथ में बिजनेस करते, तू मेरे साथ बिजनेस करेगा क्या? नहीं बोला ना. इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट. इट्स नॉट एन ऑफर. तो एक वैलिड ऑफर के लिए व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स? It must be made by one person to another. You can't make an offer to yourself. There must be an expression of willingness. हाँ, मेरी मर्जी है to do or not to do something. Offer includes both positive as well as negative aspect of offer. Offer must be made with a view of obtaining the assent. Assent matlab consent of the other person. A mere expression of willingness is not an offer. That's not an offer. It's just a statement. It's not an offer. I'm just making a statement. Mere expression is not offer. ठीक है? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले तो रिवाइज किया. आपको लगेगा मैम बहुत स्लो जा रहा है, आप कितनी बार रिवीजन करते हो. ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर लॉ. स्टूडेंट्स की ना एक ही कंप्लेन रहती है, मैम लॉ लर्न नहीं हो रहा. बार बार अगर हम उसको करेंगे तो लर्न हो ही जाएगा. इसीलिए मैं इतनी बार रिवीजन करा रही हूँ ताकि आपको शुरू से आदत बैठे. धीरे धीरे हमारी पेस पिकअप होगी, डोंट वरी. ओके, तो सबसे पहले हमने रिवीजन की, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. फिर हमने वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक सिंपल चार्ट लिखा. देन वी डिस्कस्ड हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू लर्न द सेक्शन नंबर्स. अब नेक्स्ट जो सेक्शन नंबर की लिस्ट आएगी ना, उसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि फिर हमको लिखने में टाइम ना डालना पड़े. हम सिर्फ रीड कर लेंगे स्टोरी एंड वी विल मूव फॉरवर्ड. मैं हर एक सेक्शन की आपको स्टोरी दूंगी. ओके, तो हमने वो स्टोरी पढ़ी, हमने रिवीजन किया, हमने चार्ट बनाया, हमने स्टोरी भी पढ़ी. देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज ऑफर, पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन ऑफर एंड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर. मेरे अगले सेशन में
आई विल बी कवरिंग ऑल द टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है, सारे टाइप्स ऑफ ऑफर्स हम अगले सेशन में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज कीप रिवाइजिंग बिकॉज यूनिट 1A और 1B के बाद टेस्ट लिखना है। यस, तो 1A और 1B टेस्ट में आपको थियोरी, केस बेस्ड सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सो यू बी प्रिपेयर्ड। हाँ, लेकिन टेस्ट के पहले मैं आपको बताऊंगी कि आंसर कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट में लिखते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। ओके, उसके बाद ही टेस्ट लिखेंगे। टेस्ट में आएंगे आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क के ऐसे 5 क्वेश्चंस आएंगे, ताकि आपको वैरायटी मिले, आपको पता चले कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस all the classification of contract. Bye bye guys. Thank you so much for joining. Take care and I'll see you in the next class.